नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस के हिंदी यूट्यूब चैनल पर भारतीय अर्थव्यवस्था के साप्ताहिक करंट अफेयर्स की वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम 9 जुलाई 2024 से लेकर 16 जुलाई 2024 तक के भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबरों का अध्ययन करेंगे जो यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अब इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज के इस लेक्चर की रूपरेखा क्या है, अर्थात आज के इस लेक्चर में हम किन किन विषय वस्तु को या किन किन टॉपिक को पढ़ेंगे। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में हम इस बोर्ड पर उल्लिखित इन 4 खबरों को शामिल करेंगे और इनको यूपीएससी सिविल सेवा के अनुरूप या परीक्षा के मानकों के अनुरूप पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हमारा पहला विषय वस्तु है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2024 आया है, तो इसको हम देखेंगे और इसके साथ ही जनसांख्यिकी लाभांश के बारे में पढ़ेंगे कि जनसांख्यिकी लाभांश क्या है, क्या इसकी चुनौतियां हैं, कैसे इसको हम इसका फायदा उठा सकते हैं। तो इस पर पहले आप देखेंगे यूपीएससी सिविल सेवा में इस पे प्रश्न भी पूछा गया है, तो हम जनसांख्यिकी लाभांश को इस रिपोर्ट के साथ ही पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा विषय वस्तु है श्वेत वस्तुओं के लिए उत्पादन से संबद्ध या फिर जुड़ी हुई बोल सकते हैं आप, उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना घोषित हुई है। तो हम देखेंगे कि पीएलआई स्कीम क्या है और थोड़ा बहुत हम ये भी समझेंगे कि श्वेत वस्तुएं क्या हैं, ब्राउन वस्तुएं क्या हैं, इन सबको हम समझ लेंगे। उसके बाद हमारा तीसरा खबर है सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स का। आपको पता है कि एक सतत विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया जाता है और दूसरा उसी को मानक मानकर भारत में नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स घोषित किया जाता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। और हमारा जो अंतिम विषय वस्तु रहेगा वो वित्तीय समावेशन सूचकांक रहेगा, जिसको भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया है। तो हम देखेंगे कि भारतीय वित्तीय सूचकांक क्या है या भारतीय वित्तीय समावेशन सूचकांक क्या है। तो आज के लेक्चर का ये रूपरेखा है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं आज की पहली खबर पे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और उसके बाद हम आज के पहली खबर पे चलते हैं। हमारी पहली खबर आप देख सकते हैं अलग अलग न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई, अंग्रेजी के भी न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई, हिंदी के भी न्यूज़पेपर में, लेकिन मैं न्यूज़पेपर का 1 या 2 कटिंग ही लगा देता हूं। और यहाँ आप देखिए जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट का फ्रंट पेज मैंने लगा दिया है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2024। सबसे पहले चर्चा में क्यों रहा ये तो आप समझ ही गए हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम देखते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2024 रिपोर्ट चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में देख सकते हैं आप, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामले के विभाग, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं UNDESA, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामले के विभाग ने वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2024 रिपोर्ट जारी किया है। और यह रिपोर्ट दुनिया भर के देशों के लिए जनसंख्या रुझान को बताती है कि पूरे विश्व की जनसंख्या रुझान कैसे बढ़ रहा है और देशों के लिए भी जनसंख्या रुझान को ये बताती है। तो ये तो क्यों चर्चा में रहा ये हमने देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो संस्था इसको जारी करती है
वो संस्था क्या है, उस संस्था के बारे में एक संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं और उसके बाद फिर आगे रिपोर्ट पर और इसके साथ साथ जनसांख्यिकी लाभांश पर हम चलेंगे। तो जो संस्था इसको जारी करती है उसका नाम क्या है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामले का विभाग, इंग्लिश में बोलते हैं UNDESA। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना, आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र का चार्टर बना हुआ है जो 1948 में घोषित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से प्रयास ये शुरू हुए। पहले आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले लीग ऑफ नेशन हुआ करता था और बाद में फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई और फिर उसके साथ साथ बहुत से उसके अनुषंगी संस्थाओं की भी स्थापना हुई। तो ये संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है या संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य, यह संस्था देशों को उनके आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए सरकारों एवं अन्य हितधारकों के साथ मिलकर कार्य करती है। तो ये इसका कार्य रहता है कि देशों के साथ मिलकर उनके आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के में सहयोग करती है। और इसके द्वारा प्रकाशित कौन कौन से रिपोर्ट हैं, तो एक रिपोर्ट तो अभी हमने देख लिया कि जनसंख्या प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी करती है। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट इसके द्वारा जारी किए जाते हैं, एक है फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए वित्तीयन, और वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। तो कई बार किसी संस्था के द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के बारे में पूछ लेते हैं कि ये रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। अब ये संस्था न्यूज में रही है तो हमने इससे संबंधित 3 रिपोर्ट देख लिया कि मुख्य रूप से 3 रिपोर्ट ये जारी करती है जो महत्वपूर्ण है। एक तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट और बाकी 2 रिपोर्ट मैंने आपको यहाँ बताया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो एक बार में आसानी से आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए, अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम जो विश्व जनसंख्या प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट है उसके कुछ मुख्य बिंदुओं को समझ लेते हैं और फिर जनसांख्यिकी लाभांश की तरफ चलेंगे। तो वैश्विक संदर्भ थोड़ा हम देखें इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है पूरे विश्व के लिए, कि जनसंख्या का सर्वोच्च स्तर, अर्थात विश्व की जनसंख्या का सबसे सर्वोच्च स्तर, उसके बाद जनसंख्या घटने लगेगी, बढ़ेगी नहीं, अभी बढ़ रही है। कब, 2080 के दशक के मध्य में लगभग 10.3 बिलियन नागरिक हो जाएंगे, जनसंख्या हो जाएगी 10.3 बिलियन, और ये मैक्सिमम रहेगा। उसके बाद जनसंख्या फिर धीरे धीरे क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। और अभी वर्तमान जनसंख्या जो है धीरे धीरे घटने लगेगी और 21वीं शताब्दी तक ऐसा बताया जा रहा है कि 2100 AD तक अगर हम पहुंचेंगे तो उस समय ये घट के 10.2 बिलियन तक होने की उम्मीद है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये सर्वोच्च स्तर 2080 के दशक के मध्य में पहुंचेगी पूरे विश्व की जनसंख्या, फिर धीरे धीरे कम होगी और 21वीं मतलब सन 2100 तक ये जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 10.2, उसके बाद घटती ही रहेगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। वर्तमान में विश्व की जनसंख्या लगभग 8.2 बिलियन है या 8.2 बिलियन से थोड़ी अधिक है, ऐसा उम्मीद लगाया गया है। 2024 वर्तमान का मतलब समझें आप। और क्या, प्रजनन दर को अगर हम देखें, प्रजनन दर क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए प्रजनन दर के बारे में। तो प्रजनन दर को अगर हम समझें, एक मिनट, प्रजनन दर को अगर आप समझना चाहते हैं, एक मिनट, हाँ, तो प्रजनन दर को अगर हमें समझना है तो ध्यान रखिए कि अगर मान लीजिए कि कोई एक महिला है
ये अपने संपूर्ण जीवन काल में जो भी 15 वर्ष से लेकर 49 वर्ष तक जो इनका प्रजनन योग्य आयु होता है, तो इस प्रजनन काल में अपने मान लीजिए 3 बच्चे पैदा करती है, दूसरी कोई एक महिला है ये 5 बच्चे पैदा करती है, तीसरी कोई एक महिला है जो 4 बच्चे पैदा करती है, और ऐसा हम मान लेते हैं कि केवल ये 3 महिलाएं ही हैं प्रजनन योग्य आयु की किसी जगह पे, तो औसत जो इसका हम निकालेंगे प्रजनन दर, औसत एवरेज फर्टिलिटी रेट निकालेंगे तो 3 + 5 + 4 और बटा में कितनी महिलाएं हैं 3, तो 3 से भाग दे देंगे, तो 5 × 3 = 8 और 4 = 12, 12 को अगर 3 से भाग देंगे क्या आ जाएगा 4। अगर मान लीजिए इस महिला को भी हम 4 के जगह पे हटा के 5 कर दें तो फिर कितना हो जाएगा 3 + 5 + 5 और फिर हो जाएगा 13 बटा में 3, तो ये देखेंगे आप 4 समथिंग हो जाएगा, जो भी आएगा 4 दशमलव, तो 4.3 के आसपास ये हो जाएगा। तो इस तरीके से औसत प्रजनन दर निकाला जाता है। लेकिन एक होता है प्रतिस्थापन प्रजनन दर। अगर प्रतिस्थापन प्रजनन दर मतलब क्या होता है कि जनसंख्या बढ़ेगी नहीं, जनसंख्या बढ़ेगी नहीं बल्कि जनसंख्या स्टेबल हो जाएगी। प्रतिस्थापन प्रजनन दर में जनसंख्या क्या हो जाएगी स्टेबल हो जाएगी। कैसे? तो जब प्रतिस्थापन दर 2.1 हो जाए, 2.1 क्यों? क्योंकि अगर ये माता और पिता हैं, इनके अगर 2 बच्चे होते हैं, इनके अगर 2 बच्चे हो जाते हैं तो ये भविष्य में क्या करेंगे, इन दोनों को प्रतिस्थापित कर देंगे और जनसंख्या न तो बढ़ेगी और न ही घटेगी, जनसंख्या स्टेबल हो जाएगी। लेकिन 0.1 क्यों? क्योंकि हो सकता है कि किसी कारणवश जो अलग अलग फैमिली के 2 बच्चे जन्म ले रहे हैं उनमें से कुछ मर जाएं, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ समस्या हो जाए, इसलिए 2.1 को बोला जाता है प्रतिस्थापन प्रजनन दर। भारत में प्रतिस्थापन प्रजनन दर को धीरे धीरे अब प्राप्त कर लिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। जिस देश की भी जनसंख्या प्रतिस्थापन दर को प्राप्त कर लेती है वहां जनसंख्या स्टेबल हो जाता है, और इससे भी अगर नीचे चला गया, मान लीजिए 1.9 चला गया, 1.6 चला गया, तो फिर धीरे धीरे वहां की जनसंख्या क्या होने लगती है, संकुचित होने लगती है, धीरे धीरे वहां की जनसंख्या कम होने लगती है। जैसे यूरोप के देश हैं, रूस है, जापान है, कुल मिला के विकसित देशों में ये चीज देखी जा रही है कि वहां प्रतिस्थापन दर से नीचे चली गई है प्रजनन दर, और इसलिए वहां जनसंख्या धीरे धीरे संकुचित हो रही है, जबकि विकासशील देशों में भी जनसंख्या बढ़ रही है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम बढ़ते हैं आगे। यही बताया गया है कि वैश्विक संदर्भ में जो प्रजनन दर है वर्तमान में 2 दशमलव कितना है 2.5 है। एक मिनट, वर्तमान में 2.25 है, और एक मिनट थोड़ा सा डिस्टरबेंस के लिए माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी। तो अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं फिर से, सॉरी व्यवधान के लिए। तो वर्तमान में जो प्रति महिला 2.25 जीवित जन्म हो रहा है, अर्थात 2.1 तो प्रतिस्थापन प्रजनन दर है, लेकिन यहाँ क्या है 2.25। तो इसका मतलब यह है कि अभी प्रतिस्थापन दर से ज्यादा है विश्व की प्रजनन दर। वर्ष 1990 में यह कितना था 3.35, अर्थात काफी कम हुआ है। तो ये वैश्विक संदर्भ में ये बातें हैं। और थोड़ा समझिए, जीवन प्रत्याशा वैश्विक संदर्भ में अगर हम देखें, जीवन प्रत्याशा मतलब किसी देश में बच्चे को जन्म लेने के बाद ऐसा अनुमान लगाया जाए कि कितने वर्ष तक वो जी सकता है। तो वैश्विक जीवन प्रत्याशा 1995 से 8.4% बढ़ के कितना हो गई है 73.3 वर्ष। तो पूरे विश्व की औसत अगर हम प्रत्याशा देखें, जीवन प्रत्याशा, तो 73.3
वर्ष हो गई है। अब एक महत्वपूर्ण बात और बताई गई है कि अल्पायु में गर्भधारण। तो ऐसा देखा गया कि वर्ष 2024 में 4.7 मिलियन बच्चों का जन्म 18 वर्ष से कम उम्र की माताओं से हुआ। और ये जो 4.7 मिलियन बच्चे हैं वो कुल वैश्विक जन्म का 3.5% है, ध्यान रखिएगा। तो विश्व के कुल जन्म का 3.5% जन्म उन माताओं के द्वारा हो रहा है जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। ये अच्छी बात नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रिपोर्ट में क्या बताया गया है। अब भारतीय संदर्भ में भी वहां बात की गई है, तो हम भारतीय संदर्भ में भी देख लेते हैं कि क्या बताया गया है। भारतीय संदर्भ में ये बताया गया है कि जनसंख्या का सर्वोच्च स्तर जो है, मैं पेन बदल लूं तो आपको और क्लियर होगा। जनसंख्या का सर्वोच्च स्तर, भारत की जनसंख्या सबसे अधिक कब होगी? वर्ष 2060 के दशक के प्रारंभ में, मतलब वर्ष 2060 का दशक शुरू होगा उसके प्रारंभ में। और भारत की जो अधिकतम जनसंख्या अभी अनुमान लगाया जा रहा है 1.7 बिलियन हो सकती है। कब? वर्ष 2060 के दशक के प्रारंभ में। और उसके बाद फिर धीरे धीरे कम होगी लगभग 12% के दर से, और 21वीं सदी जो रहेगा तब तक 1.5 बिलियन जनसंख्या हो जाएगी घट के। लेकिन पूरे 21वीं सदी तक अर्थात 2100 तक भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना रहेगा। भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश रहेगा, प्रथम स्थान पर ही जनसंख्या में रहेगा। और वर्तमान में जो जनसंख्या का अनुमान लगाया गया है इसमें कि भारत की जनसंख्या लगभग 1.45 बिलियन है, जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। चीन को भी हमने क्या कर दिया है? पीछे छोड़ दिया है। और जनसंख्या वृद्धि हेतु भारत में क्या उत्तरदायी कारण है? तो एक तो है जनसंख्या गति। जनसंख्या गति मतलब क्या है कि प्रजनन दर तो 2.1 हो गया है, और कुछ राज्यों का तो 2.1 से कम भी हो गया है, जैसे केरल हो गए और साउथ के कुछ राज्य हैं। लेकिन प्रजनन योग्य आयु की जो महिलाएं हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है अभी। क्यों? क्योंकि हमारे पास युवा जनसंख्या है, और इसलिए प्रजनन दर कम होने के बाद भी जो प्रजनन योग्य महिलाओं की संख्या है वो अभी बढ़ रही है, और इसलिए जनसंख्या बढ़ रहा है। प्रजनन आयु और योग्य महिलाओं का मतलब क्या है कि 15 वर्ष की आयु से लेकर लगभग 49 वर्ष तक की महिलाएं प्रजनन योग्य आयु की महिलाएं कहलाती हैं। और कुछ अन्य कारण क्या है? तो कुछ क्षेत्रों में उच्च प्रजनन दर का बना रहना, जैसे कुछ उत्तर के राज्य हैं, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे प्रजनन दर अभी भी 2.1 से ज्यादा ही है। तो ये एक कारण है। और दूसरा क्या है? जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। आपको पता है कि भारत की जीवन प्रत्याशा लगभग 70 वर्ष है, तो जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होना भी एक महत्वपूर्ण कारण है। आपको पता है कि जब देश आजाद हुआ था अर्थात 1950 के आसपास, तो उस समय हमारे देश की जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष थी मात्र, लेकिन आज लगभग 70 वर्ष है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि भारत की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब थोड़ा हम इस टॉपिक को कोरिलेट करते हैं किससे? जनसांख्यिकी लाभांश से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जनसांख्यिकी लाभांश क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है। तो क्या है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जो UNFPA है उसके अनुसार क्या बताया जाता है? तो जनसांख्यिकी लाभांश का अर्थ आर्थिक विकास की उस क्षमता से है जो जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणाम स्वरूप हो सकती है। अभी इसको समझा दे रहा हूं और अच्छे से देखिए। यहां ये बोला जा रहा है कि थोड़ा समझ लीजिए पहले कि जनसंख्या जो होता है, जनसंख्या, इस जनसंख्या में दो प्रकार के वर्ग पाया जाता है। एक होती है कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या जिसको हम बोलते हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन, वैट।
और दूसरा होता है आश्रित जनसंख्या, दूसरा होता है आश्रित जनसंख्या, और आश्रित जनसंख्या को हम बोलते हैं क्या, डैप, डिपेंडेंट एज्ड पॉपुलेशन। अब जो वैप होता है इसको देखेंगे वैश्विक संदर्भ में क्या होता है। ये वैश्विक संदर्भ अगर आप लेते हैं तो वैश्विक संदर्भ में ये कब तक होता है, तो वैश्विक संदर्भ में ये 15 वर्ष से लेकर 64 वर्ष के आयु वर्ग के लोग होते हैं। और भारतीय संदर्भ में जो हमारा आवधिक सर्वेक्षण है, आवधिक श्रम सर्वेक्षण जो होता है उसमें तो वो केवल बोल देता है क्या, उसमें तो ये केवल बोल देता है कि 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, लेकिन सामान्यतः भारत में 15 से अधिक उम्र के और 60 या 59 वर्ष तक के, 60 वर्ष से कम तक के लोगों को क्या बोलते हैं, श्रमशील जनसंख्या बोलते हैं। तो ये वैश्विक संदर्भ भी ध्यान रखें, लेकिन आज अगर हमसे कोई पूछता है तो हम 15 वर्ष से ऊपर ही बोलते हैं। अगर आपने देखा होगा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का अगर डेटा, तो उसमें आपको क्लियर मिल जाएगा, फ्यूचर में मैं पढ़ाऊंगा तो और इसको समझाऊंगा। तो ये भारतीय संदर्भ है। आश्रित जनसंख्या क्या है कि जो कार्य नहीं कर रही है, जो किसी दूसरे पर निर्भर है अपने जीवन यापन के लिए। तो इसमें सामान्यतः क्या हो जाता है कि 64 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं उनको मान लिया जाता है, और जो 0 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको मान लिया जाता है, क्योंकि अपने जीवन यापन के लिए किस पर निर्भर हैं, किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर होते हैं। ये खुद कार्यशील नहीं होते हैं, ये श्रमशील जनसंख्या नहीं होती है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। ये जनसंख्या है तो वही बोल रहा है कि जनसांख्यिकी लाभांश क्या है, जनसांख्यिकी लाभांश की जो बात की जा रही है, यहाँ पे यही बात की जा रही है कि जनसंख्या में इन लोगों की संख्या क्या रहे, कम रहे, और जनसंख्या में इन लोगों की संख्या अगर अधिक है तो हम बोलेंगे कि ये जनसांख्यिकी लाभांश की अवस्था है। अर्थात जनसंख्या में परिवर्तन, जनसंख्या के आयु में परिवर्तन के कारण वहाँ पे श्रमशील जनसंख्या ज़्यादा मिलने लगे, तो हम बोलेंगे कि हमारा क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है। और ये हर देश में आता है। भारत में वर्ष 2005-6 से शुरू हुआ है और लगभग 2055-56 तक ये चलता रहेगा। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ, क्योंकि केवल लिखने से कुछ बात नहीं बनेगी, हमको समझना भी जरूरी है। देखिए अब आपको आसानी से समझ में आएगा कि जनसांख्यिकी लाभांश को जो UNFPA ने बोला है कि जनसांख्यिकी लाभांश का अर्थ आर्थिक विकास की उस क्षमता से है जो जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणाम स्वरूप होती है। डिपेंडेंट लोग कम हो जाएं, कार्यशील लोग ज्यादा हो जाएं। मुख्य रूप से जब कार्यशील, मैं पेन बदल लूं तो क्लियर होगा आपको। और देखिए, मुख्य रूप से जब कार्यशील आयु की आबादी अर्थात 15 से 64 का हिस्सा, वैश्विक संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, इंडिया में जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण होता है उसमें 15 से प्लस बोलता है। आयु की जनसंख्या जो आश्रित आयु की आबादी है उसकी तुलना में बड़ा हो जाए, यही समझाया मैं कि आश्रित लोग कम रहें, कार्यशील लोग ज्यादा रहें। जनसंख्या में कार्यशील आयु का हिस्सा 14 वर्ष और उससे कम तथा 65 वर्ष और उससे अधिक के लोगों को माना जाता है। जो भी बताया कि आश्रित कौन होंगे, 0 से 14 वर्ष के और 64 से अधिक वर्ष के। तो ये आपको दिमाग में रखना है। अब थोड़ा जनसांख्यिकी लाभांश क्या है समझ गए, तो कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े समझ लेते हैं जो आप मेंस एग्जाम अभी आ रहा है उस मेंस एग्जाम में यूज भी कर सकते हैं। और मैं अभी मेंस एग्जाम सामने है तो मेंस एग्जाम के लिए ही ज़्यादा ओरिएंटेड चीज़ों को मैं रख रहा हूँ और मेंस के दृष्टिकोण से ही चीज़ों को पढ़ा भी रहा हूँ। आयु समूह देखें अगर भारत में, तो भारत की 62.5% आबादी 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग में है, जो लगातार अभी बढ़ रही है और 2036 के आसपास ये सर्वोच्च स्तर पर होगी जब ये 65% हो जाएगी। तो अभी हमने जनसांख्यिकी लाभांश का सर्वोच्च स्तर प्राप्त भी नहीं किया है। हमारा आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 बोलता है कि 2041 में पाएंगे
41 में हम इस चीज को देख पाएंगे, जबकि अन्य और सर्वेक्षण बता रहे हैं कि 2036 तक हम 15 से 29 के बीच में 65% लोग हमारे देश में रहेंगे। सबसे युवा देश भारत है, सबसे युवा आबादी का देश। कैसे? भारत की वर्तमान लगभग 1.40 अरब से अधिक जो आबादी का आधा हिस्सा है 26 वर्ष से कम आयु का है, और भारत की औसत आयु जो है आज के समय में वो 29 वर्ष है। ये आपको दिमाग में रख लेना है, जो इसे दुनिया का सबसे युवा आबादी बनाता है। तो ये डेटा आपको दिमाग में रखना चाहिए, जिससे कि आप मेंस में अगर कहीं कुछ ऐसा लिख रहे हैं तो वैल्यू एडिशन होगा। और कुछ महत्वपूर्ण अगर देखिए कब तक ये चलेगा, तो ही बताया हमें कि 2005-6 से शुरू हुआ, 2055-56 तक ये चलेगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 हमारा बोला था कि भारत का जनसांख्यिकी लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होगा, जब कार्यशील आयु की सीमा 20 से 59 वर्ष की जनसंख्या कितना हो जाएगी, 59% तक पहुंच जाएगी। तो 20 से 59 वर्ष के लोग लगभग 59 वर्ष तक पहुंच जाएंगे, और 15 से 59 वर्ष की देखिए यहाँ पे आयु वर्ग में है, और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये 2036 के आसपास 65% तक हो जाएंगे। लेकिन हमारा आर्थिक सर्वेक्षण बताया था कि ये कितना 59% तक पहुंच जाएंगे। लेकिन कुल मिला के 2036 से 41 के बीच में हम अपने जनसांख्यिकी लाभांश के चरम स्तर पर पहुंच जाएंगे। आश्रित जनसंख्या का अगर हम डेटा देखें भारत में, तो अभी क्या है, 0 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वो 30% हैं। भविष्य में ये श्रमशील जनसंख्या में ही आएंगे, तो बहुत कोई दिक्कत नहीं है। और 60 से अधिक आयु के लोग अभी भी मात्र 8% है भारत में। तो ये भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य बातों को देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि जनसांख्यिकी लाभांश के लाभ क्या हैं। तो देखिए आर्थिक लाभ क्या है कि श्रम आपूर्ति में वृद्धि होगी। भाई श्रमशील जनसंख्या ज्यादा होगी तो श्रम आपूर्ति ज्यादा मिलेगा। आज से पहले चीन को यह फायदा मिल चुका है। उसके बाद आर्थिक विकास को बल मिलेगा। कैसे? तो प्रति व्यक्ति जीडीपी बढ़ेगी, निर्भरता जो घटती निर्भरता अनुपात रहेगी, जो आश्रित जनसंख्या है वो घटेगी। फलस्वरूप मांग संचालित आर्थिक विकास होगा। जब जीडीपी बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, तो मांग संचालित आर्थिक विकास होगा। तीव्र औद्योगिकरण व शहरीकरण, जब जनसंख्या में युवा आबादी ज्यादा रहेगी, श्रमशील जनसंख्या रहेगी, तो शहरीकरण बढ़ेगा। तो शहरीकरण और औद्योगिकरण कैसे बढ़ेगा? कार्यशील जनसंख्या ज्यादा होगी, उनको रोजगार की चाह भी ज्यादा होगी, और सरकार अगर उनको रोजगार प्रोवाइड करा देती है तो उच्च आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा। उसके बाद पूंजी निर्माण अधिक होगा। पूंजी निर्माण अधिक क्यों होगा? क्योंकि आश्रितों को, जो आश्रित रहेंगे उनकी संख्या कम होगी। जब लोगों किसी घर में आश्रित लोग कम रहेंगे तो सब कमा रहे हैं, सब कार्यशील में हैं, तो बचत ज्यादा होगा। तो बचत ज्यादा होगा, इस प्रकार देश का जो पूंजी स्टॉक रहेगा वो बढ़ेगा। तो पूंजी निर्माण अच्छा होगा। उसके बाद है वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एकीकरण। तो भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एकीकरण कर पाएगा। कैसे? तो बहुत बड़ा और सस्ते कार्यबल की उपयोगिता से या उपलब्ध होने से, बहुत बड़े और सस्ते कार्यबल हमें उपलब्ध होंगे, और उनके कारण हम वैश्विक मूल्य श्रृंखला से एकीकृत हो जाएंगे। हमारे सामान प्रतिस्पर्धी होंगे, हम उत्पादन ज़्यादा कर पाएंगे, निर्यात बढ़ेगा। थोड़े और हम देखते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा ये डॉट्स को मिटा दूं। देखिए उसके बाद फिर थोड़ा अन्य देखते हैं कि सामाजिक लाभ क्या होगा। तो सामाजिक लाभ ये होगा कि महिला मानव पूंजी में वृद्धि होगी। कैसे? महिलाओं का प्रजनन दर कम हो जाएगा, और प्रजनन दर जब कम होगा, साथ में आश्रित लोग कम रहेंगे घर पे, तो स्वस्थ रहेंगी महिलाएं, और गृह कार्य का दबाव कम रहेगा। जब गृह कार्य का दबाव कम रहेगा तो कार्य बल में क्या हो जाएगा? महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। फिर गरीबी में कमी होगी। कैसे? आश्रित जनसंख्या कम है, आय ज्यादा होगी। कार्यशील जनसंख्या ज्यादा है तो आय ज्यादा होगी,
इस प्रकार गरीबी में कमी आएगी। प्रवासन बढ़ेगा, इससे भी फायदा होगा, अंतरराज्यीय प्रवासन होगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवासन होगा काम के लिए, क्योंकि कार्यशील जनसंख्या है। तो उस समय कुछ हिस्सों में जहां श्रम की कमी रहेगी वो दूर होगी, जैसे पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पर श्रम की कमी होगी तो वहां पर लोग पलायन करके जाएंगे दूसरे राज्यों से, तो वहां पे श्रम की पूर्ति भी हो जाएगी और साथ में वहां सांस्कृतिक समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। भारत में आपस में सांस्कृतिक समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। जैसे आप देखेंगे बिहार का पर्व छठ जो है आज अलग अलग राज्यों में मनाया जाता है, दिल्ली में मनाया जाता है। अब थोड़ा आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि राजनीतिक लाभ क्या है। तो राजकोषीय स्पेस में वृद्धि होगी। राजकोषीय स्पेस मतलब क्या है, सरकार बिना दिवालिया हुए कितना ज्यादा पैसा खर्च कर सकती है उसको हम बोलते हैं फिस्कल स्पेस। तो आश्रित जनसंख्या जब कम रहेगी तो उन आश्रित जनसंख्याओं के लिए कम योजनाएं चलानी पड़ेंगी, और जब कम योजनाएं चलानी पड़ेंगी उनसे संबंधित कम योजनाएं चलानी पड़ेंगी तो व्यय कम होगा। व्यय कम होगा तो बुनियादी ढांचे पर अधिक व्यय सरकार कर पाएगी। सरकार प्रभावी नीति निर्माण कर पाएगी और जीवंत लोकतंत्र को बढ़ावा मिलेगा। कैसे? क्योंकि युवा आबादी के लोग लोकतंत्र में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और इसलिए जो हमारा वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है वो और ज़्यादा वाइब्रेंट होता रहेगा। तो ये सब इसके लाभ हैं, अलग अलग पक्षों से मैंने इसका लाभ बताया। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि जनसांख्यिकीय लाभांश के समक्ष चुनौतियां क्या हैं। चुनौतियों को मैंने दो वर्ग में रखा है, एक तो संरचनात्मक और दूसरा गैर संरचनात्मक। बहुत ज़्यादा चुनौतियां भी लिख सकता था मैं, लेकिन एग्जाम में इतना ज़्यादा लिख नहीं पाएंगे तो हमने भी कुछ पॉइंट रखा है कि एक लिमिटेड समय में लेक्चर खत्म भी हो। तो रोजगार विहीन विकास कैसे? ऐसा कहा जा रहा है कि औद्योगिकरण हो रहा है, वैश्वीकरण हो रहा है, औद्योगिक क्रांति 4.0 आ रही है, तकनीकी प्रगति हो रहा है। तो ऐसा ना हो कि श्रम की जरूरत ही ना पड़े और रोजगार के कारण भविष्य में विकास रोजगार विहीन हो जाए। अभी आप देखते हैं काफी एआई के आने से नौकरियां जा रही हैं, तो ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि रोजगार विहीन विकास न हो जाए। उदाहरण के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जो है 2021 के अनुसार 15 से 59 वर्ष के लिए जो हमारी श्रम बल भागीदारी थी भारत में 65.3% थी, अर्थात लगभग आधी आबादी क्या है भारत में बेरोजगार है, लगभग आधी। दूसरा, कुशल कार्यबल की कमी। अगर हमने सही तरीके से कौशल नहीं प्रदान कर पाए अपनी जनसंख्या को तो ये लाभांश नहीं बल्कि जनसंख्या विनाश वाली स्थिति हो जाएगी, बहुत आपदा बन सकती है। तो एसोचैम का रिपोर्ट बताता है कि 20 से 30% इंजीनियर ही केवल कार्य योग होते हैं, बाकी सब डिग्री लिए होते हैं लेकिन कार्य योग नहीं होते हैं। तो कौशल बढ़ाना पड़ेगा। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है हमारी, आपको पता है कि भारत की अधिकतम अर्थव्यवस्था अनौपचारिक है, उसको औपचारिकरण हमें करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे 216 मिलियन लोग कृषि में संलग्न हैं और कृषि एक तरीके से अनौपचारिक तरीके से ही चलता है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पूंजी की कम उपलब्धता है, तो पूंजी की कम उपलब्धता रहेगा तब भी दिक्कत होगी, किस तरीके से रोजगार बनाया जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र हमारे यहाँ बहुत तेजी से बढ़ नहीं पाया है, सेवा क्षेत्र बढ़ा है, ठीक है। और हम देखते हैं कि हमारे यहाँ लॉजिस्टिक जो क्षमताएं हैं वो उतनी अच्छी नहीं है। देश के अंदर अगर कोई चीज बनता है तो वहां से आप देखेंगे कि पोर्ट तक, बंदरगाहों तक जाने में काफी समय लग जाता है। हालांकि सरकार फ्रेट कॉरिडोर बना रही है, प्रयास कर रही है, लेकिन अभी चुनौतियां हैं। भारत में उत्पाद की जो लागत है, उत्पादन की लागत है वो ज्यादा होती है, तो आगे पीएलआई वाले में उसको मैं और समझा दूंगा। ये चुनौतियां हैं। अब गैर संरचनात्मक में क्या है? बदलती प्रौद्योगिकी, लगातार प्रौद्योगिकी बदल रही है तो लोगों को उसी हिसाब से कौशल देना पड़ेगा। निम्न मानव विकास, आप देखते हैं कि मानव विकास में भारत निम्न मानव विकास की श्रेणी में एक तरीके से हम देख सकते हैं, और जीवन प्रत्याशा भी भारत की जो देखेंगे उतनी मतलब बेहतर, बाकी देशों से बेहतर नहीं है। और भारत का रैंक भी आप देखेंगे 189 देशों में लगभग 131 होती है। लैंगिक असमानता भारत में खूब है, महिलाएं श्रम बल में बहुत कम भागीदारी है महिलाओं का, हालांकि वो बढ़ रहा है, लेकिन
महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी, अगर महिलाओं को श्रम बल में शामिल किए बिना अगर हम भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये समस्याएं हैं, इनको ठीक करना पड़ेगा। अब आता है कि आगे का रास्ता क्या होगा। तो आगे का रास्ता ये है कि शिक्षा व कौशल में विकास करने के लिए काफ़ी योजनाओं चलाए जाए। जो अभी योजनाएं चल रही हैं उनको बेहतर किया जाए। स्वास्थ्य में अधिक निवेश किया जाए जिससे कि मानव पूंजी स्वस्थ रहे। रोजगार गहन क्षेत्रों की स्थापना की जाए, ऐसे उद्योगों की स्थापना किया जाए जो रोजगार गहन हो, जैसे चमड़ा वाले हैं, विनिर्माण हैं, एमएसएमई वाले क्षेत्र हैं, ऐसे चीज़ों पर उद्योग क्षेत्र, वस्त्र उद्योग है, इन पर ज़्यादा काम करना चाहिए इत्यादि। तो इन चीज़ों को हम शामिल करके अपने संरचनात्मक परिवर्तन करके जो जनसांख्यिकी लाभांश हमारा है उसका एक्चुअल में फायदा उठा सकते हैं। नहीं तो यही जनसांख्यिकी लाभांश हमारे लिए जनसांख्यिकी आपदा के रूप में परिवर्तित हो सकता है। तो ये महत्वपूर्ण है। डेफिनेटली इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। काफ़ी समय लिया मैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम इससे संबंधित मेंस के 2 प्रश्न देखते हैं, अभ्यास प्रश्न। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था, आराम से पढ़िएगा आप। और इससे संबंधित मैं एक अभ्यास प्रश्न ये दिया हूँ, इसको लिखने का प्रयास करिएगा। और एक और अभ्यास प्रश्न मैंने ये दिया है, इसको भी लिखने का प्रयास करिएगा। आप इनके आंसर लिख के हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। मैं उसमें क्या कमियां हैं, क्या और हो सकता है बेहतर, आपको बता दूंगा उसी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलते हैं आज के दूसरे खबर पर। क्योंकि मुख्य परीक्षा अब पास आ रहा है, इसलिए मैं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से ही चीज़ों को समग्र रूप में पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा समय भी हमारा बढ़ जा रहा है। अगला हमारा न्यूज़ क्या है, पीएलआई स्कीम के बारे में कि जो वाइट गुड्स हैं, श्वेत उत्पाद हैं या श्वेत वस्तुएं हैं, उनके लिए भारत सरकार ने पीएलआई स्कीम को फिर से एक बार ओपन किया है। इसलिए न्यूज में है। देखिए, श्वेत वस्तुओं के लिए उत्पादन से संबद्ध या उत्पादन से जुड़ी हुई प्रोत्साहन योजना चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में सरकार ने श्वेत वस्तुओं के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना या पीएलआई योजना के लिए 15 जुलाई से 12 अक्टूबर तक आवेदन विंडो को फिर से खोल दिया है। क्योंकि उद्योग जगत 2021 में मूल रूप से शुरू की गई इस योजना में अधिक निवेश करने के लिए इच्छुक है। खासकर जो वाइट गुड्स हैं उसमें उद्योग जगत निवेश करने के लिए इच्छुक है, इसलिए भारत सरकार ने 3 महीने के लिए इसको ओपन कर दिया है। अब थोड़ा हम समझते हैं कि ये वाइट गुड्स क्या होते हैं। देखिए, श्वेत वस्तुएं क्या हैं? तो ये ऐसे बड़े इलेक्ट्रिकल सामान होते हैं। बड़े इलेक्ट्रिकल सामान मतलब जो एसी बोल्ट से, एसी धारा से चलते हैं, और सामान्यतः ये श्वेत कलर के होते हैं, इसलिए इनको श्वेत वस्तुएं बोल देते हैं। इलेक्ट्रिकल सामान और जैसे रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, अलग अलग कलर के भी आते हैं, लेकिन सामान्यतः ये वाइट कलर के होते हैं, तो इनका नाम वाइट वस्तुएं रख दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। ब्राउन वस्तुएं क्या है? तो इसमें सामान्यतः टीवी, डीवीडी प्लेयर, स्टूडियो और कंप्यूटर इत्यादि को शामिल किया जाता है। तो ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा कि श्वेत वस्तुएं क्या हैं और ब्राउन वस्तुएं क्या हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम पीएलआई स्कीम को समझने का प्रयास करते हैं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद हम समझते हैं कि पीएलआई स्कीम है क्या। हम देखते हैं कि उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना या पीएलआई योजना क्या है। देखिए, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के दौरान इसको शुरू किया गया था, आपको पता है, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत। तो भारत सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण व निर्यात को बढ़ावा देने हेतु शुरू की गई पहलों का एक समूह है। पहलों, इनिशिएटिव्स का एक समूह है, क्योंकि एक ही क्षेत्र की नहीं, कई क्षेत्रों के लिए ये पहल शुरू की गई थी। उद्देश्य क्या है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना, वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाना, अर्थात कम इस तरीके से उत्पादन करना कि भारत के सामान भी
वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी रहें, वैश्विक रूप से जो कीमतें होती हैं उसी कीमतों में निर्मित हो सके। लार्ज स्केल पे बनाना, घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाना जिससे रोजगार भी मिलेगा, और आयात प्रतिस्थापन एवं रोजगार सृजन करना। आयात जो हम करते हैं उन वस्तुओं का निर्माण घर में ही अपने देश में ही करने लगे, और इस प्रकार रोजगार का सृजन करना, ये इसके उद्देश्य थे। अब बात आती है कि ये कब प्रारंभ हुई, तो इसको अप्रैल 2021 में घोषित किया गया, ध्यान रखिएगा अप्रैल 2020 में घोषित किया गया, लेकिन वित्तीय वर्ष 2021-22 से इसको शुरू किया गया, मूल रूप से इसको चालू किया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसको शुरू किया गया था। और ये आत्मनिर्भर भारत अभियान कब आया था, तो जो कोविड-19 महामारी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने हेतु व्यापक आर्थिक पैकेज के रूप में ये लाया गया था। ये आपको पता है। अब थोड़ा हम समझते हैं कि क्षेत्र, किन क्षेत्रों में ये लाई गई है। तो प्रारंभ में तो ये केवल 3 क्षेत्रों में लाई गई थी। वो 3 क्षेत्र क्या थे? मोबाइल एवं संबद्ध घटक निर्माण, विद्युत घटक निर्माण और चिकित्सा उपकरण निर्माण। केवल इन 3 क्षेत्रों में शुरू में PLI स्कीम लाई गई थी। लेकिन आज अगर हमसे कोई पूछे तो अब ये बाद में इसको बढ़ाकर 14 क्षेत्रों में कर दिया गया है। मतलब वर्तमान में PLI स्कीम 14 क्षेत्रों के लिए कार्य कर रही है। अब बात आती है कि इसकी योजना अवधि क्या है। तो वित्त वर्ष 2021-22 से शुरू होकर ये वित्त वर्ष 2028-29 तक चलेगी। ये इस योजना की समयावधि है। ये फैक्ट हमने पहले देख लिया। नोडल मंत्रालय इसका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है भारत सरकार का। लेकिन अलग अलग जो मंत्रालय जैसे कपड़ा उद्योग के लिए चल रहा है कोई इनिशिएटिव, तो कपड़ा मंत्रालय उसको देखेगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक के लिए चल रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय देखेगा। लेकिन नोडल अगर है तो कौन है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वित्तीय प्रोत्साहन क्या दिया जा रहा है इसमें? तो आधार वर्ष 2019-20 को माना गया है, और इसकी तुलना में वृद्धिशील बिक्री, जो भी करों को छोड़कर वृद्धिशील बिक्री हो रही है, उस पर 4% से 6% का प्रोत्साहन दिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो ये अभी बेसिक मैंने बता दिया आपको PLI स्कीम के बारे में। अब थोड़ा इसका हम एनालिटिकल बातें करते हैं मुख्य परीक्षा के अनुरूप। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं, PLI योजना का महत्व देखते हैं। अब महत्व को मैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बना सकता था, बट मैंने सबको एक ही पॉइंट में कंप्रेस किया हूँ और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को लिखा हूँ कि स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा, देश में ही विनिर्माण होगा तो रोजगार भी सृजन होगा। क्षमता विकास कैसे? तो वैश्विक कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा कि आइए और आप अपने इकाई को यहाँ स्थापित कीजिए। एप्पल भी भारत में आ चुकी है असेंबल करने के लिए। तो उन्नत तकनीकों का विकास होगा इससे। मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। मेक इन इंडिया लाई इसीलिए गई थी, तो विदेशी कंपनियों को देश में अपनी इकाई खोलने की अनुमति मिलेगी, तो इससे मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। फिर निर्यात केंद्र के रूप में भारत उभरेगा। अगर उत्पादन प्रॉपर होगा तो निर्यात केंद्र के रूप में भारत उभर सकता है। और फायदे क्या है? सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ावा मिलेगा। और क्या फायदा है? FDI को आकर्षित कर पाएंगे हम। और क्या है? आयात हमें कम करना पड़ेगा और आयात का प्रतिस्थापन कर पाएंगे, जो पहले उद्देश्य में समझाया। पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए स्वच्छ तकनीकों को अपनाया जाएगा। कैसे? जैसे अभी सोलर सेल के लिए भी PLI योजना चली है, सोलर पैनल के लिए भी, कि देश में सोलर पैनलों का निर्माण किया जाए। तो उससे क्या होगा? स्वच्छ ऊर्जा आएगी और जो प्रदूषणकारी ऊर्जा है वो धीरे धीरे खत्म होगी। तो हम धीरे धीरे पर्यावरण के तरफ भी या पर्यावरण हित में भी इससे सोच पाएंगे। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि चुनौतियां क्या हैं। चुनौतियां ये हैं कि एक समान मानकों का अभाव है। अलग अलग क्षेत्र के योजनाओं के लिए अलग अलग मानक हैं, तो एक जैसा मानक नहीं है, ये दिक्कत है। उच्च विनिर्माण लागत है। भारत में आप देखेंगे तो विनिर्माण की लागत उच्च होती है। जैसे मान लीजिए कि वैश्विक रूप से कोई सामान 100 रुपए का बिक रहा है,
तो चीन में उसको बनाने में 79 रुपये लगता है, वियतनाम में 89 रुपये लगता है और भारत में 92 रुपये लगता है। तो हमें इसको अपने पूंजी उत्पाद जो लागत है उसको कम करना पड़ेगा। उसके बाद सीमित वित्तीय प्रोत्साहन। इस योजना में ऐसा नहीं कि असीमित वित्तीय प्रोत्साहन है कि आप बिक्री कर रहे हो आपको सब कुछ मिलेगा, एक लिमिट तक ही पैसा मिलेगा, उसके बाद पैसा नहीं मिलेगा। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का अभाव। भारत में आपको पता है कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी अभी भी नहीं है। और सस्ते आयातित माल की समस्या। भारत में आपको पता है कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ प्रतिलोमी ड्यूटी ढांचा। तो एक तो कच्चे माल हम ऐसे लेके चले आते हैं जिसको यहाँ असेंबल करते हैं तो महंगा हो जाता है हमारा सामान, या फिर सस्ते माल भारत में डंप होते हैं, उससे भी दिक्कत हो रही है। हालांकि भारत एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के उसको कर्व करता है और काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा के भी कर्व करता है। ये बात मैं आपको पहले के लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, इसी सीरीज में जाके वो देख सकते हैं आप। क्षेत्रीय असंतुलन है। कुछ राज्यों में खूब ज़्यादा, जैसे गुजरात हो गया, बेंगलोर हो गया, मतलब कर्नाटक हो गया, इन राज्यों में बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण हुआ है, जबकि बिहार हो गया, झारखंड हो गया, इन राज्यों में बहुत कम औद्योगिकरण हुआ है। तो हमें एक समान औद्योगिकरण करने की भी आवश्यकता है। तो ये चुनौतियां हैं। अब इन चुनौतियों का समाधान ही तो आगे का रास्ता होगा। मैंने आगे के रास्ता में लिखा है संरचनात्मक सुधार करना चाहिए, जैसे भूमि सुधार पर हम कुछ सोचें, श्रम सुधार कानूनों को ठीक से लागू किया जाए, एकल खिड़की मंजूरी दिया जाए, लाल फीताशाही की समस्या न रहे, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जाए जिससे हर क्षेत्र में प्रॉपर विकास हो, लॉजिस्टिक लागतों को कम किया जाए, जो भी पीछे मैं आपको बता रहा था कि लॉजिस्टिक लागत जो हमारे यहाँ लगती है उसको कम किया जाए, लॉजिस्टिक जो परिवहन में समय लगता है उस समय को भी कम किया जाए इत्यादि। इन सब चीज़ों को ठीक करके हम पीएलआई स्कीम का सही फायदा उठा सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद में विगत वर्ष का एक प्रश्न और उसके बाद अभ्यास के लिए आपको 2 प्रश्न देता हूं जिसको आप घर पे लिख सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए मुख्य परीक्षा 2015 में प्रश्न पूछा गया था मेक इन इंडिया से। और मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, प्रश्न लिख दिया हूं, आराम से आप पढ़िएगा। और ये एक अभ्यास प्रश्न है जो हल करने का आप प्रयास करिएगा। और एक अभ्यास प्रश्न मैं आपको और दे रहा हूँ, इन दोनों ही अभ्यास प्रश्नों को आप हल करिए और देखिए कि आप कितना बेहतर लिख पा रहे हैं जो मैं पढ़ाया हूँ इनको पढ़ के या इनके सहारे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम चलते हैं तीसरे विषय वस्तु पर। हमारा तीसरा विषय वस्तु है आज का कि नीति आयोग ने हाल ही में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 जारी किया है और उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स या सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 क्यों चर्चा में रहा? तो चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 का चौथा संस्करण जारी किया है। अब चौथा संस्करण जारी किया है तो आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि इसको शुरू कब किया गया था। इसको वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। तो ये इसलिए ये न्यूज में रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्यों चर्चा में रहा, फिर हम थोड़ा इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। सबसे पहले हम थोड़ा समझते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र है, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूं। वर्ष 2005 में एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य घोषित किए गए थे और 2015 तक इनको पाना था। कुछ चीज़ों को हमने प्राप्त कर पाए, कुछ चीज़ों को सही तरीके से लक्ष्य पूरे नहीं हुए। फिर 2015 में यूनाइटेड नेशन ने घोषित किया एसडीजी और 2016 से ये प्रभावी हो गया एसडीजी। और यूनाइटेड नेशन सतत विकास लक्ष्य जो घोषित उस पर रिपोर्ट भी जारी करता रहता है और इसमें उसने 17 लक्ष्य लिए हैं
जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है, और 17 लक्ष्य के तहत 169 आयाम या संकेतक लिए हैं। इन संकेतकों के साथ इसको देखा जाता है और इसको प्राप्त करने का जो वर्ष रखा गया है 2030, मतलब 2030 तक प्राप्त करने का इसको समयावधि रखा गया है। तो ये तो है यूनाइटेड नेशन का सतत विकास लक्ष्य, जो आपको यहाँ दिख रहा है, 17 लक्ष्य दिखाई दे रहे हैं। ठीक इसी तर्ज पर भारत में नीति आयोग, ठीक इसी तर्ज पर भारत में नीति आयोग वर्ष 2018 से क्या घोषित करती है? सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक। इसमें हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाता है। इसमें जो लक्ष्य हैं वो 16 हैं, इसमें लक्ष्य 16 हैं, और संकेतक जो इसमें हैं, ये संकेतक कितने हैं? 113 हैं। ये आपको ध्यान रखना है, और ये नीति आयोग जारी करता है। ये पूरा यहाँ पे दिया गया है, 16 तक देख सकते हैं आप। 17वां जो है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ये वैश्विक देशों के लिए है, इसलिए ये हमारे नीति आयोग वाले में नहीं है। तो ये बेसिक जानकारी आपको मिल गई। अब थोड़ा सा इसको हम और आगे पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, और हम पढ़ते हैं कि एसडीजी इंडिया सूचकांक क्या है, क्योंकि हम एसडीजी इंडिया सूचकांक ही देखेंगे, यूनाइटेड नेशन सूचकांक को यहाँ नहीं देखेंगे। मुख्य परीक्षा में आपको गोल याद होने चाहिए, जिससे कि आप लिख सके कि इस गोल को इस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, कहीं कुछ लिखेंगे तो इसलिए आपको गोल जरूर याद होने चाहिए। क्या है? नीति आयोग द्वारा विकसित एक उपकरण है, जो संयुक्त एक इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रगति को मापता है। भारत सोचा कि हम अपने राज्य को मोटिवेट करें, उनको सूचकांक जारी करके कि वो अच्छे कार्य कर सकें, उनको राजनीतिक हस्तक्षेप भी करें, उनको फंड भी दें, अलग अलग योजनाएं चलाएं, जिससे कि हम जल्दी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और भारत अभी सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में ठीक ठाक स्थिति में है, जबकि कुछ पैरामीटर अभी काफ़ी पीछे हैं। तो यह सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीकरण का समर्थन करता है तथा राज्यों को इन लक्ष्यों को अपनी विकास योजनाओं में एकीकृत करने हेतु प्रोत्साहित करता है। हमारे जो भारतीय राज्य हैं, वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्यों को प्राथमिकता देने हेतु एक मानक के रूप में ये कार्य करता है कि हम वर्ष 2030 तक जो यूनाइटेड नेशन के सतत विकास लक्ष्य हैं उसको प्राप्त कर सकें। तो ये तो क्या है हमने देख लिया। अब इसके लक्ष्य क्या हैं? तो इसके 16 सतत विकास लक्ष्य हैं, जो भी मैंने आपको बताया। 113 संकेतक हैं। 16 सतत विकास लक्ष्य कौन कौन से हैं मैंने लिख दिया है, याद होने चाहिए। गरीबी उन्मूलन, भूखमरी को समाप्त करना, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता, सस्ती व स्वच्छ ऊर्जा, सभ्य कार्य एवं आर्थिक विकास, उद्योग नवाचार व बुनियादी ढांचा, असमानताओं में कमी, टिकाऊ शहर एवं समुदाय, जिम्मेदार उपभोग एवं उत्पादन, जलवायु कार्यवाही, पानी के नीचे जीवन, जो जल के नीचे जीवन मछली हैं जो भी हैं उनको बचाना है, जमीन पर जीवन, शांति, न्याय एवं मजबूत संस्थाएं। ये 16 जरूर याद करके रखिएगा। नोट क्या है कि सूचना के समग्र अंक की गणना, आगे हम देखेंगे सूचना के समग्र अंक की गणना इन सबके साथ होती है, सबको पढ़ के। तो उसमें जो लक्ष्य 14 है, लक्ष्य 14 हमारा क्या है? पानी के नीचे जीवन। इसको शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये केवल 9 तटीय राज्यों से ही संबंधित है। हमारे देश में जो 9 तटीय राज्य हैं वहीं पर ये संबंधित है। तो समग्र में इसको हटाकर 15 जो लक्ष्य हैं उनको लेकर समग्र के रूप में गणना की जाती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। अब हम बढ़ते हैं। इसका वैल्यू, इसका जो मान होता है, सूचकांक की जो मान होती है, जैसे आप देखेंगे मानव विकास सूचकांक 0 से 1 के बीच में होता है, 0 से 1 तक होता है। 0
सबसे कम होता है, 1 सबसे अच्छा होता है। तो वैसे ही यहाँ मान या वैल्यू में 0 से लेकर 100 तक होता है। 0 मतलब एकदम बेकार और 100 मतलब बहुत बढ़िया, और इसके बीच में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उतना बढ़िया है। अंकों के आधार पर राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का वर्गीकरण किया गया है। आकांक्षी राज्य कौन से हैं जिनका 0 से 49 के बीच में अंक है। निष्पादक कौन है 50 से 64 अंक वाले। अग्रणी कौन है 65 से 99 अंक वाले। सफल जो अचीव कर लिए हैं गोल को वो 100। तो इस तरीके से ये भी दिमाग में रखिएगा। अब बात आती है कि 2023-24 के रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या हैं। और भी बहुत से बिंदु हैं, मैंने एकदम जो काम के बिंदु हैं उनको निकाल लिया है। भारत का जो समग्र मान आया है वो 100 नहीं आया है बल्कि 71 आया है। लेकिन बढ़ रहा है ये। 2021 में 66 था और 2018 जो प्रथम संस्करण था उसमें 57 था। तो बढ़ रहा है, अच्छी बात है। सभी राज्यों ने समग्र मान में सुधार किया है। ध्यान रखिएगा, सारे राज्यों ने समग्र मान में इसमें सुधार किया है। प्रगति मुख्य रूप से गरीबी उन्मूलन में ज़्यादा अच्छी प्रगति हुई है, आर्थिक विकास में अच्छी प्रगति हुई है, जलवायु कार्यवाही में अच्छी प्रगति हुई है, और इसमें सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं उससे और ज़्यादा फायदा मिला है। लेकिन जो लैंगिक समानता है उसमें स्थिति बहुत बिगड़ी पड़ी है। उसके बाद शीर्ष प्रदर्शनकर्ता जो राज्य हैं केरल और उत्तराखंड है, दोनों को 79 मार्क्स मिला है, मतलब 79 अंक है उनको। निम्न प्रदर्शनकर्ता सबसे निम्न पे कौन है, बिहार, और उससे ऊपर कौन है, झारखंड। सबका याद करने की आवश्यकता है भी नहीं। अग्रणी राज्य कितने हैं, तो 32 राज्य अग्रणी हैं, ये अच्छी बात है। उसमें राज्य भी हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, और नए 10 राज्य इस बार अग्रणी में शामिल हुए हैं, अर्थात इसमें शामिल हुए हैं निष्पादक से। और वो 10 राज्य कौन है, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि। सभी 10 का नाम याद करने की यहाँ पे आवश्यकता है नहीं, बाकी न्यूज में सब दिया गया था, आप याद चाहें तो कर सकते हैं। अब बात आती है कि किन सरकारी योजनाओं का योगदान इसमें रहा है। तो पीएम आवास योजना का इसमें काफी योगदान रहा है, स्वच्छ भारत मिशन का रहा है, उज्ज्वला योजना का रहा है जिससे स्वच्छ रूप से खाना बनाने का एलपीजी गैस मिल रहा है, जल जीवन मिशन का रहा है स्वच्छ पानी प्रदान करने में, आयुष्मान भारत का रहा है स्वस्थ रहने के लिए, आयुष्मान आरोग्य मंदिर का स्वस्थ रहने के लिए रहा है, पीएम मुद्रा योजना जिससे कि सही ऋण मिल सके संस्थागत, सौभाग्य योजना बिजली के लिए लगभग 100% विद्युतीकरण प्राप्त कर लिया गया है, नवीकरणीय ऊर्जा में जो विकास किया गया है उसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम भुखमरी को खत्म करने के लिए, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से फायदा हुआ है, प्रधानमंत्री जनधन योजना से वित्तीय समावेशन हुआ है, कौशल भारत मिशन से लोगों को रोजगार और कौशल की प्राप्ति हुई है। तो इन योजनाओं का काफी लाभ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम देखते हैं एक प्रारंभिक परीक्षा का विगत वर्ष का प्रश्न और एक अभ्यास प्रश्न। तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये देखिए वर्ष 2016 में प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न को मैं नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि समय खराब नहीं करना चाहता मैं, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए या स्क्रीनशॉट का मौका देता हूँ मैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा और हल करिएगा। ऐसे ही मैंने एक अभ्यास प्रश्न दे दिया है, इसको आप हल करने का प्रयास करिएगा। देखिएगा कि जो मैं पढ़ाया हूँ इससे आप इसको आसानी से हल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो पढ़ाई की गुणवत्ता को भी आप चेक कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप, फिर मैं आज के अंतिम विषय वस्तु पे चलूँगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आज का जो अंतिम विषय वस्तु है आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स राइजेज विथ ग्रोथ अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स आरबीआई। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स राइजेज विथ ग्रोथ अक्रॉस ऑल सेगमेंट आरबीआई। अलग अलग न्यूज़पेपर्स में रहा। मैं जिन न्यूज़पेपर्स को पढ़ता हूँ उसका मैं यहाँ पे कटिंग लगाता हूँ, या बोल सकता हूँ जिन आर्टिकल को मैं पढ़ता हूँ उसका कटिंग यहाँ लगा देता हूँ। चर्चा में क्यों रहा, वित्तीय समावेशन सूचकांक, इसको हम बोलते हैं वित्तीय समावेशन सूचकांक। चर्चा में इसलिए रहा कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसने मार्च 2024 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया है और आरबीआई द्वारा यह सूचकांक वार्षिक रूप से वर्ष में एक बार जुलाई माह में प्रकाशित किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है और इसलिए ये न्यूज में रहा है।
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इस सूचकांक को सही तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, वित्तीय समावेशन सूचकांक क्या है, सबसे पहले समझ लेते हैं। तो यह बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक व पेंशन क्षेत्र को शामिल करने वाला एक व्यापक सूचकांक है। यह संपूर्ण भारत में वित्तीय समावेशन के स्तर को प्रदर्शित करता है। वित्तीय समावेशन आपको पता ही है कि वित्तीय समावेशन का तात्पर्य यह है कि देश के सभी नागरिकों के या सभी परिवारों के पास अपना बैंक खाता हो, संस्थागत रूप से उनको ऋण मिलने की व्यवस्था हो, तो हम बोलते हैं कि वित्तीय समावेशन हो रहा है। अब बात आती है कि कब प्रकाशित होता है, तो प्रत्येक वर्ष के जुलाई माह में। कौन प्रकाशित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। अब आता है कि आयाम व संकेतक क्या है, तो 3 इसके आयाम व पैरामीटर हैं। पहुंच या एक्सेस, इसको 35% भार दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की आसानी को यह बताता है। उपयोग एक्सेस 45%, नहीं, एप्लीकेशन वित्तीय सेवाओं के उपयोग की सीमा को दर्शाता है। ये गुणवत्ता 20% भार दिया जाता है। वित्तीय सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन करता है ये। और इन 3 आयामों के आधार पर 97 संकेतक बनाए गए हैं और उन सबके आधार पर इसका मान निकाला जाता है। अब बात आती है कि इसका मूल्य या मान क्या है। 0 से 100 तक ये भी है। 0 पूर्ण अपवंचन है, मतलब कि एकदम ही वित्तीय समावेशन शून्य है, और 100 है तो मतलब पूर्ण वित्तीय समावेशन हो गया है। जैसे केरल को हम बोलते हैं कि पूर्ण वित्तीय समावेशन वाला राज्य है। ऐतिहासिक प्रगति क्या है, तो मार्च 2023 का जो बताया गया है 60.1 इसका मान है, मतलब वही बहुत कम है। और 2024 में बढ़ के ये 64.2 हो गया है। 2021 में ये 53.9 था, 2017 में 43.4 था। कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। उसके बाद वर्ष 2024 के रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो सुधार सभी आयामों में वृद्धि के कारण हुआ है। तो ये तीनों आयामों में सुधार हो रहा है, ये अच्छी बात है। उपयोग आयाम में समग्र वृद्धि सबसे अधिक हुई है। तो इन तीनों में सबसे अधिक वृद्धि किसमें हुई है? इस उपयोग आयाम में। प्रमुख सरकारी पहल कौन कौन से हैं जो इसमें भूमिका निभा रहे हैं, तो जैम ट्रिनिटी है, जनधन, आधार और मोबाइल, ये बहुत ही फायदेमंद हुआ है वित्तीय समावेशन के लिए। उसके बाद केवाईसी मानदंडों में ढील के साथ बेसिक जो सेविंग अकाउंट खोलने का अभी प्रावधान किया गया है उससे, और इस तरीके से और भी जो सरकार अलग अलग योजनाएं चला रही हैं डायरेक्ट बेनिफिट वाले चीज़ें, उससे वित्तीय समावेशन में काफ़ी फायदा मिल रहा है। तो ये वित्तीय समावेशन को दिमाग में रखिएगा। यहाँ एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसका कोई आधार वर्ष नहीं है। अक्सर सूचकांक हम देखते हैं तो सूचकांक का कोई आधार वर्ष होता है, लेकिन इसका कोई आधार वर्ष नहीं है। ये आपको एकदम दिमाग में रख लेना है। तो इतनी बातें हैं आरबीआई के वित्तीय समावेशन सूचकांक के बारे में। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर इससे संबंधित हम प्रश्न, विगत वर्ष का प्रश्न और अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, अब नहीं लिए हो तो ले लीजिए। अब देखिए, वर्ष 2016 में एक प्रश्न पूछा गया था, इसको हल करने का आप प्रयास करिएगा। और मैं भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय समावेशन सूचकांक से संबंधित एक प्रश्न बनाया हूं, इसको भी आप हल करने का प्रयास करिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। इसका स्क्रीनशॉट डेफिनेटली आप ले लिए होंगे, या फिर वीडियो पॉज करके भी आप इसको हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आज के इस लेक्चर में हम जिन जिन विषय वस्तुओं को पढ़ना चाहते थे उन विषय वस्तुओं को भली भांति पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आप अपने लेवल पर भी काम करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।